लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में मैंने बताया था कि उसमें ऐसा आइसोमेरिज्म अकर करता है कि जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है ऐसे कंपाउंड्स में, और लेकिन वो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने के बीच में, उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम आता है जिसको हम कहते हैं डायनेमिक। एंड डायनेमिक इज नॉट फिक्स्ड, मतलब वो हमेशा अपने आप को हर तरीके से बैलेंस करता रहता है। इट्स नॉट कम्प्लीटली बैलेंस्ड लाइक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, हमने कीटो इनोल का देखा था, फिर उससे हमने एसोसिएट किया था कि कैसे हम कॉन्जुगेशन से भी उसको कर सकते हैं, और दूसरा हम उसको प्लस माइनस चार्ज देके भी कैसे कर सकते हैं। तो कल हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे, आज भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करते हैं। और हमने फिर साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखी थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे उसमें पॉसिबल है। क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को, क्या हुआ है? तो सब देखो, मत बोलो फालतू। आ गया आंसर फर्स्ट का?
इधर आ गया सबका आंसर? फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। इस वाले में यहाँ पे से H निकालेंगे और इस वाले पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। और कुछ हो सकता है इसमें? है कुछ पॉसिबल और कुछ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया जिनका नहीं सॉल्व हुआ था? सबको आ गया? पूछूंगी क्लास के बाद फिर मैं। इस वाले में ये क्वेश्चन हो गया। बेसिकली यहाँ का जो H था वो इधर आ गया, कल बताया था, और इसका जो डबल बॉन्ड है वो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस चार्ज इधर इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। और कुछ पॉसिबल है इधर? H बॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व सबका? आ गया आंसर?
इधर बाकियों का यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसमें दो बातें और मिसिंग है। अभी ये आंसर आ गया, बस एक दो चीज और मिसिंग है। जैसे सपोज कल मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया था, उसमें मैंने बताया था कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ध्यान से सुनोगे, जब भी ऐसे तीन एटम्स होंगे जिनका इंटरेक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा, जैसे कि ये तीनों जो है, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो जब इन तीनों में से किसी भी एटम का इंटरेक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ, तो वहां पे हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो कल मैंने एग्जाम्पल दिया था HF मॉलिक्यूल का। तो अब सपोज हमारे पास HF है, तो अब देखो एक HF मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करे, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक इंटरमोलिकुलर होती है और एक इंट्रामोलिकुलर होती है। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है कि ये देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल से, मतलब खुद के मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, बाहर से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये कर रहा है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है। इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वाले में देखो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक ही है, दिख रहा है, इसमें कोई अलग से मॉलिक्यूल नहीं हम ला रहे हैं। एक मॉलिक्यूल खुद ही अपने अंदर वाले एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जब वो बाहर से अगर इंटरेक्शन करेगा दूसरे वाले एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो इस वाले को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस वाले में ये खुद के मॉलिक्यूल के अंदर कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अभी इसको डिटेल में इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में। हमारा बस इतना काम है जानने का कि ये वाला इंटरमोलिकुलर हो गया अगर वो बाहर से कर रहा है, अगर वो इनसाइड द मॉलिक्यूल करे तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर कहेंगे। इस वाले में देखो ये इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है, इंट्रामोलिकुलर है बस। नेक्स्ट देखो एक और चीज, ये वाला जब हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसका अगर मैं वापस से बनाऊं जहां से हमने स्ट्रक्चर बनाया था, अब बताओ इन दोनों में से एरोमेटिक कौन सा है? एरोमेटिसिटी आती है सबको? हकल्स रूल नहीं आता तुम लोगों को? सबसे पहले देखो साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 6 होंगे या 10 होंगे या 14 होंगे तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसमें ये कॉन्जुगेशन में है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हुआ। यहाँ पे यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन पे है, पर यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना बॉक्स के अंदर, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो पुराना? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ एरोमेटिक कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो रेजोनेंस होती है वो किसी भी कंपाउंड को स्टेबलाइज करती है। तो अगर मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगी तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? फर्स्ट, ये वाला हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो मैंने सिखाया था एरो जो हम देते हैं, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम में, जितना वो उधर चेंज हो रहा है उतना ही वो इधर भी चेंज हो रहा है। पर यहाँ पे ये ज्यादा ये है, स्टेबल है एरोमेटिसिटी की वजह से। इसीलिए जो हम इधर वाला एरो बनाएंगे वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इधर वाला जो एरो वो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ये दिखाने के लिए कि इधर वाले का रेट कम है, इधर वाले का रेट ज्यादा है। रेट ज्यादा इसीलिए क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अंडरस्टूड? ये सब जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें ऐसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर तुम्हें बोर्ड्स देना है सिर्फ, तो तुम नॉर्मल जो कल क्वेश्चन करवाए थे वहां तक करोगे तो हो जाएगा।
सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। आ गया समझ? हो गया इधर सबका? अभी जो समझाया है वही लिखा है।
हो गया सबका कंप्लीट? नहीं? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साथ साथ में? बाकी इधर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने कल भी बताया था थोड़ा सा, अभी फिर देखते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे हाथ है, ठीक है। तो अब देखो, ये अगर मेरा हाथ है, इसके बीच में अगर मैं मिरर लगा दूं, तो जो मेरे इस हाथ का रेप्लिका है वही इस हाथ का रेप्लिका होगा, बिल्कुल हूबहू, क्योंकि दोनों सेम हैंड्स है। बट अगर देखो, मैं अगर अपने हाथ के ऊपर हाथ रखूंगी, मतलब दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बट अगर मैं इसको एक के ऊपर एक रखूंगी तो ये ओवरलैप नहीं करेगा।
तो दैट मीन्स कि ऑप्टिकल, ये मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस है पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब अगर उस एक के ऊपर दूसरे को मैं चिपका दूंगी तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मेरा हाथ है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको देखें, ये दोनों मार्कर्स है, अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं मिरर लगा दूं इसके बीच में, तो इन दोनों की मिरर इमेज बिल्कुल सेम आ जाएगी। ठीक है, राइट। अब मैं इसके ऊपर अगर इसको रख दूंगी तो अब देखो ये सुपर इम्पोज हो गया। जैसे ब्रेड के ऊपर ब्रेड रखते हैं तो सैंडविच जब बनाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो चिपक जाता है, इम्पोज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल। अगर वो नहीं होता तो उसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे कि ये यहाँ पे इसको समझ लो, यहाँ पे ये देखो एक के ऊपर एक ये फिट हो रहा है आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये चीज मैं अपने हाथ के साथ करूंगी तो वो चीज नहीं पॉसिबल हो पाएगी। अब सपोज एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अब इसके बीच में अगर हम सपोज यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। सपोज तुम मिरर के सामने खड़े हो तो जो राइट साइड होगी वो लेफ्ट साइड को दिखती है, राइट, और जो लेफ्ट साइड होगी वो राइट साइड को दिखती है। उसी तरीके से यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इसके आगे अगर मैं मिरर लगा दूंगी तो जो हमें सल्फर है ये अगर इस साइड दिख रहा है राइट साइड में तो ये लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रेडिक्ट करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात तुम यहाँ पे देख रहे होगे ये जो चारों के चारों एटम्स है वो अलग अलग है, सेम नहीं है एक भी। तो ऐसा ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर, मतलब कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो कार्बन के चारों ओर अगर सारे के सारे एटम्स अलग है तो ही हम इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है, अगर मैंने यहाँ पे सल्फर भी ले लिया, हाइड्रोजन भी ले लिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे NH2 ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, पर ये और ये दोनों सेम है, तो ये वाला जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सारे के सारे कार्बन कार्बन के अराउंड जितने भी एटम्स है सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सेम मॉलिक डिफरेंट मॉलिक सॉरी सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा यहाँ पे, पर डिफरेंट इसकी अरेंजमेंट होगी अराउंड द स्पेस। ये जो तुम स्पेस देख रहे हो इस स्पेस में इसकी अरेंजमेंट अलग है, इस स्पेस में इसकी अरेंजमेंट अलग है। अलग इन द सेंस कि ये वाला जो है सल्फर ग्रुप वो राइट साइड पे है, इस वाले पे वो लेफ्ट साइड पे है। इस साइड पे वो इस तरीके से इस तरफ है, इस तरफ में वो इस तरफ है। मतलब कि इसकी जो स्पेस की अरेंजमेंट है वो इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है, सेम नहीं है। दूसरी बात कि सारे के सारे एटम्स जो होने चाहिए कार्बन के अराउंड वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंट है तो इसको हम स्टार मार्क कर देंगे, इस वाले को भी हम स्टार मार्क कर देंगे। स्टार का मतलब होता है कि ये जो कार्बन है इसको कायरल है, इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जिसके अराउंड सारे ही सारे एटम्स अलग अलग होंगे, ऐसे कार्बन एटम को हम कहते हैं कायरल कार्बन। अब देखो यहाँ पे दो हमारे पास सेम है, दैट मीन्स ये कायरल नहीं है, तो इसको हम कह देंगे ए कायरल। समझ गए? दोबारा बताऊं, यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, ठीक है, मिरर लगा दिया तो अब देखो जो राइट साइड में था इस तरफ वो लेफ्ट साइड में आ गया मिरर के पास, ये भी मिरर के पास है, ये भी मिरर के पास है। जितना डिस्टेंस इस वाले एटम का इस मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस इस सल्फर वाले का इधर से भी होगा। सेम जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्लेन मिरर जो होता है उसके प्रॉपर्टीज में, कि जितना डिस्टेंस मिरर का इमेज के साथ होता है उतना ऑब्जेक्ट के साथ होता है, वही सेम चीज है यहाँ पे। अब सपोज जस्ट इमेजिन इस वाले पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को मैं उठा के इसके ऊपर अगर मैं चिपकाने की कोशिश करूं तो क्या वो चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा। मतलब सपोज इसको मैं उठाऊंगी और इसके ऊपर रखूंगी, ये कार्बन कार्बन ओवरलैप करेगा, ठीक है, कार्बन, और यहाँ पे इस सपोज यहाँ पे एक क्रॉस है, ये वाला क्रॉस है,
इस सल्फर के ऊपर ये C डबल O H आ जाएगा, ओवरलैप नहीं कर पाएगा। इस वाले C डबल OH के ऊपर ये वाला सल्फर आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर कार्बन आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा समझ गए, ओवरलैप नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ गया सबको? बनाओ। हो गया, बन गया सबका? अभी देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। उसमें अगेन बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, रिंग, चेन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, पोजिशन, फंक्शनल, सारा कुछ पढ़ा था। अब वो आइसोमेरिज्म को जब हमने कैटेगराइज किया था तो दो पार्ट में कर दिया था, एक स्ट्रक्चरल और एक हमने किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो स्ट्रक्चरल वाला एक अलग पार्ट था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उसमें क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जितने भी पॉसिबिलिटीज थे हमने ट्राई कर लिए और हमने स्टडी कर लिए। अब ये जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है उस चीज से। इसके भी अपने अपने टाइप्स होंगे जैसे स्ट्रक्चरल वाले के थे, इसके भी अपने अपनी मॉडिफिकेशंस होंगी, पॉसिबिलिटीज होंगी जैसे उस वाले में थे। तो पहला है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उस वाले में जो लास्ट वाला हमने किया था उसमें हमने जो किया था 2D में किया था, 2 डायमेंशनल में किया था। तुम्हें मतलब बोर्ड के ऊपर मैं बना सकती थी, मैं दिखा सकती थी। इस वाले में तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे कि शुरू के कुछ क्लासेस में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस में मैंने बताया था कि जब हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था तो टेट्राहेड्रल होता है बिकॉज उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, स्टेरिक नंबर 4 होता है। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर मीथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 4 होते हैं। तो स्टेरिक नंबर पे 4 आ जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, sp3। तो उसमें मैंने बताया था कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है।
तो अभी देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने जस्ट स्टार्ट किया, तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसीलिए मैंने इसको प्लेन पे बना दिया है। इसमें मैंने कोई डैश या वेज फॉर्म नहीं शो किया है, बट आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं डैश और वेज फॉर्म ही यूज करूंगी, क्योंकि ये हम 3D की बात कर रहे हैं। ये 2 डायमेंशनल जो हमने बनाया ये बोर्ड पे बनेगा। तो अब देखो इसका क्या मतलब है। एक बॉन्ड जो होगा टेट्राहेड्रल शेप में वो ऊपर के तरफ होगा, एक बॉन्ड नीचे के तरफ होगा, एक बॉन्ड बाहर और एक बॉन्ड अंदर की तरफ होगा, इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अभी देखो एक जो बॉन्ड है ऊपर और एक जो बॉन्ड है नीचे, ये दोनों पेपर के ऊपर आएंगे। दो बॉन्ड्स जो है वो पेपर के ऊपर आते हैं, मतलब उसको मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर सकती हूँ। ये जो एक बॉन्ड है ये पेपर के बाहर आएगा, बाहर के तरफ निकल जाएगा। सपोज समझ लो यहाँ पे ये जो मेरा हाथ है ये प्लेन है, ये ऊपर वाला जो ब्लैक है ये वाला प्लेन के ऊपर होगा, ये वाला ग्रीन जो है ये भी प्लेन के ऊपर होगा। पर ये जो ब्लैक वाला जो बाहर की तरफ आ रहा है ये वाला आउटसाइड द प्लेन हो जाएगा, और ये जो पीछे की तरफ है ये इनसाइड द प्लेन, मतलब बोर्ड के पीछे आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो आगे वाला आएगा उसको हम वेज बनाएंगे, और जो पीछे वाला आएगा उसको हम डैश फॉर्म में बनाएंगे। वेज और डैश पता है सबको। सपोज यहाँ पे हम बना रहे हैं, अगर सपोज मैं इसको कंसिडर करी हूँ ये बैक साइड पे है, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से डैश। और अगर सपोज इसको मैं कंसिडर करी हूँ कि बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस वाले को हम बनाएंगे वेज। ये वेज दूसरा है, वेजिटेरियन वाला वेज नहीं है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है WE, ये होती है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, इस वाले को हम कहते हैं डैश फॉर्म, ये वाला होता है वेज फॉर्म। तो आगे ध्यान रखना हम जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसी फॉर्म में बनाएंगे। वो लिख लिया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सब समझ में आ गया? बहुत टैलेंटेड हो सारे। लाइट पढ़ा है सबने उसमें फिजिक्स में, याद है थोड़ा थोड़ा? सबको पता है लाइट को कोई मीडिया नहीं चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। नेक्स्ट बात है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है।
हो गया, ये सबने लिख लिया। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब हमने लाइट की बात करनी स्टार्ट की, ध्यान से सुनोगे सभी। अभी हमने लाइट की बात स्टार्ट की, अब इसकी एसोसिएटिविटी इस सब्सटेंसेस या केमिस्ट्री से क्या मतलब है इसका। यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई लाइट है जिसके अलग अलग प्लेन्स है। ये पढ़ा है कि व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से ट्रांसलेट करते हैं तो 7 बैंड ऑफ कलर्स आते हैं जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सपोज एक बैंड ऑफ लाइट है अलग अलग डायरेक्शन में, मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये, एक कलर की लाइट जो होती है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक प्रिज्म है जिसको कि हम कहेंगे निकोल प्रिज्म। दिस इज मेड आउट ऑफ CaCO3 सिलिकेट। अब देखो ये वाली जो लाइट है, यहाँ पे इस वाले में कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जब हम यहाँ से पास करवाएंगे, यहाँ से होते हुए जब वो बाहर निकलेगी लाइट, सपोज यहाँ पे मैं एक ही इसको प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करी, तुम किसी को भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मतलब इस वाले को भी कर सकते हो, इस वाले को भी कर सकते हो, जितनी भी लाइट्स इसमें से किसी को भी प्रिंसिपल कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं इस वाले को प्रिंसिपल कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, तुम किसी को भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो लाइट है, अब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको जब मैं पास करवाऊंगी इस प्रिज्म के थ्रू, तो जो लाइट है इसका प्लेन रोटेट कर देगी, उस वाले को हम कहते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स में एक्टिव है। फिर से सुनो, यहाँ पे ये वाली लाइट सपोज ये सिंगल, ये स्ट्रेट में है, इसको समझ लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई भी सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, उसको मैं यहाँ से ट्रांसलेट करवाऊंगी। जैसे व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से इस वाले से करवाते हैं पास, तो क्या होता है, 7 बैंड ऑफ कलर में स्प्लिट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जब हम यहाँ पे कोई केमिकल सब्सटेंस को डालेंगे इस वाले बैंड ऑफ कलर में, तो जब वो पोलराइजर के अंदर जाएगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो हमने लिया रेफरेंस के लिए। तो सपोज हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर आने के बाद इस वाले को कुछ एंगल से रोटेट कर देगा। मतलब कि अभी ये लाइट ऐसी थी, जब वो केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर आया तो ये जो लाइट है, ये वाली जो रे है, वो इस तरीके से हो गई है, ठीक है। नहीं समझ आया? फिर से सुनो जिसको नहीं समझ में आया। यहाँ पे अलग अलग लाइट के रेज है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई लेफ्ट साइड जा रहा है, कोई राइट साइड, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकल। हमने इस वाले को प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया अभी, ठीक है। अब यहाँ से जब कोई केमिकल सब्सटेंस पास करेगा तो वो क्या करेगा, इस वाले प्रिंसिपल वाली लाइट जिसको हमने एक्सिस लिया है, कंसिडर किया है, इसको वो कुछ एंगल से इस तरीके से रोटेट कर देगी। अगर वो रोटेट कर देगी, देखो हमारे पास 3 कंडीशंस है। सपोज अगर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रह जाएगा, तो यहाँ पे समझ लो कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हुई है। अगर सपोज नेक्स्ट केस में, अगर यहाँ पे ये जो लाइट है इस वाले को रोटेट कर दिया इसने किसी एंगल से, तो ये जो लाइट है वो इस तरीके से रोटेट हो गई है, ठीक है। अगर ये राइट साइड को रोटेट हुई है, तो इस वाले को हम कहते हैं डी फॉर्म। अगर ये लाइट जो है ये इधर लेफ्ट साइड को रोटेट हुई है, तो इस वाले को हम कहते हैं एल फॉर्म। एल से होता है लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड को रोटेट हुई है तो एल फॉर्म, और अगर डी मतलब राइट साइड को हुई है तो उसको हम डी फॉर्म कह देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे स्प्लिटिंग होती है 7 कलर की अलग अलग, उसी तरीके से यहाँ पे भी लाइट जो है वो स्प्लिट हो गई है।
अब अगर तुम्हें इस वाले से नहीं समझ में आया तो ऐसे भी समझ सकते हो। अब सपोज पहले मैंने बोला ये वाला हमारा प्राइमरी या प्रिंसिपल एक्सिस है, तुम किसी को भी ले लो, तुम्हारी जो मर्जी है। सपोज मैं हॉरिजॉन्टल वाले को ले लेती हूँ, इस वाले को, ये वाले को। अब देखो, जब कोई केमिकल सब्सटेंस आया होगा इसके अंदर, तो अगर वो ऐसा है बाद में भी ऐसा ही रह जाएगा, तो दैट मीन्स कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हुई है यहाँ पे। सेकंड केस, अगर मैं चाहती हूँ इसको ऊपर की तरफ रोटेट करवाना, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो अगर सपोज यहाँ पे मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाया ऊपर की तरफ, तो अब ये लाइट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने इसको नीचे की तरफ करवाया कुछ एंगल से, तो अब ये लाइट कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। बस यही है। अब तुम किसी और को भी ले सकते हो, सपोज इस वाले को ले लो, ठीक है। अब देखो, सपोज कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसको मैंने पास कराया इसके थ्रू, अगर वो ऐसा है, पास होने के बाद भी ऐसा है, तो दैट मीन्स उसने जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी की है, ठीक है। अगर ये लाइट है, इसमें कोई केमिकल सब्सटेंस आया है, उसने क्या किया, इसको कुछ एंगल से ऐसे रोटेट कर दिया इस तरीके से, तो दैट मीन्स कि वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। अगर सपोज उसने इसको थोड़ा सा एंगल में इस तरीके से डिविएट करा दिया, रोटेट करा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये अगेन ऑप्टिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। बस डायरेक्शन मैटर करती है। इस वाले में देखो, इसने इसको इस तरीके से रोटेट किया, तो ये कौन सी साइड है, क्लॉकवाइज है, तो इसको हम कह देंगे क्लॉकवाइज। ये वाला हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम कह देंगे पॉजिटिव फॉर्म, इसको हम कह देंगे नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, समझ गए। किसी को भी ले सकते हो, अभी मैंने इस वाले को लिया, तुम इस वाले को भी ले सकते हो, एनीथिंग जो तुम्हें सही लगता है बना लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ गया सबको।
अभी देखो, यहाँ पे इसने जिस एंगल से इसको रोटेट किया इसको हम कहते हैं अल्फा। अगेन इस वाले को भी हम कहेंगे अल्फा, बट दोनों की अलग अलग वैल्यूज आएगी। जस्ट हम इसको नेम कर रहे हैं कि कितने एंगल से इसको रोटेट करेगा, किस वाले एंगल से ये इसको रोटेट करेगा। यहाँ पे डी का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का फॉर्म होता है, एल को हम कहते हैं लेवो। बस नाम है, याद रखना है। अगर तुम्हें नहीं याद रहता तो ऐसे याद कर लो, अगर लेफ्ट साइड को है, लेफ्ट साइड एल से होता है तो ये वाला भी एल हो जाएगा, एल के अलावा ये वाला डी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है, जस्ट अगर क्वेश्चन में तुम्हें कई बार आता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताओ या लेवो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। डेक्स्ट्रो बोलेगा तो डी फॉर्म पूछ रहा है, लेवो अगर वो बोल रहा है तो वो एल फॉर्म बोल रहा है। बस नाम याद रखना, ध्यान में रखना है बस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी स्पेसिफिक रोटेशन। लिख रहे हो तुम लोग अभी? स्पेसिफिक रोटेशन। अब इसमें कुछ नहीं है, जो समझने वाला था वो यहाँ पे ही था। इसी से डेराइव कर करके छोटी छोटी और बातें हम आगे देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे ये जो है, ये जो स्ट्रेट लाइट थी, इसको इसने किस डिग्री में, मतलब कितना स्पीड से या किस एक्सटेंट तक इसको रोटेट किया, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। इसका फॉर्मूला होता है, क्या हुआ, फॉर्मूला नहीं पसंद? अल्फा हो गया एंगल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का मतलब हो गया अगर वो डी फॉर्म में राइट साइड में हो रहा है, माइनस का मतलब हुआ अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है। 100 कांस्टेंट है, अल्फा जो हो गया एंगल हो गया, एल का मतलब हुआ लेंथ ऑफ द ट्यूब, सी हो जाएगा कंसेंट्रेशन। अब देखो, ये जो निकल प्रिज्म है, इसके बाद जब वो ट्रांसलेट होगी लाइट, इसके पहले भी एक स्टेप आता है। इसके पहले एक हमारे पास डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं पोलरीमीटर। ये एक ट्यूब के जैसे होती है, इसी की लेंथ को हम यहाँ पे एल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो कंसेंट्रेशन है, जो हम कंपाउंड यूज करें उसकी कंसेंट्रेशन है, ये लिख लो। हो गया, लिख लिया? क्यों इतनी बातें कर रहे हो?
क्या हो गया है, क्यों बात कर रहे हो? डी का मतलब है ड्यूटेरियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इसको हमेशा हम स्टार से डिनोट करते हैं, ये वाले कार्बन को, और इस कार्बन को हम कहते हैं कायरल सेंटर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।